हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की हिंदी। तो क्लास 7th की जो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं उसमें हमने अभी बुक ले रखी है आपकी बसंत। तो बसंत बुक जो हमने ली हुई है इसमें अभी तक हम आपको जो है 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। हमारा 5वां चैप्टर है मिठाई वाला। ये लिखित है भवानी प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा। इन्होंने ये जो लिखा है चैप्टर मिठाई वाला, ये एक कहानी विधा में लिखा है, गद्य की कहानी विधा में लिखा गया है। इसमें ये चीज़ बताई गई है, कहानी के माध्यम से एक स्टोरी बनाई गई है कि एक व्यक्ति तरह तरह से चीज़ें बेचने एक गांव में आता है। तो एक औरत को शक होता है कि आखिर क्यों ये व्यक्ति इतने कम दामों पर तरह तरह की चीज़ें हर 4-5 महीने में आकर बेचता है, उसको क्या मिलता है ये सब चीज़ें। तो जब उसकी स्टोरी पता चलती है तो बहुत ही भावुक स्टोरी उसकी होती है। तो चलिए अभी कहानी हम भी पढ़ना शुरू करते हैं कि कैसे वो गांव में आता है और कैसे एक औरत को शक होता है इस चीज़ के, और वो बार बार हर 6-8 महीने के बाद में आता रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी में क्या दिया गया है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को वो बहलाने वाले खिलौने वाला। मतलब कि जो बच्चों को बहलाते हैं खिलौने, वो खिलौने वाला आ गया है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। उनके स्नेहाभिषिक्त कंठ में फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। अब ये दिया है ना, स्नेहाभिषिक्त यानी कि स्नेह की अभिव्यक्ति से युक्त 3 शब्दों का आपको क्या दिया है, ये इसकी आपको जिसको हम बोलते हैं ना मर्ज कर दिया गया है। इन तीन शब्दों को मर्ज कर दिया गया है। क्या दिया है यहाँ पर, स्नेह अभिव्यक्ति से युक्त। ठीक है, इनमें 3 शब्द हैं, ये स्नेह अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति से युक्त। ठीक है, तो ये हम लोग हिंदी भाषा में अक्सर बहुत से शब्द होते हैं जिनको हम आपस में मिला देते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, इन शब्दों को हम बोलते हैं समास। जब कई सारे पदों को जोड़कर एक पद बनाया जाता है, यानी कि 2-3 पदों को जोड़कर एक साथ में एक समस्त पद बनाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है समास। तो ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, आपका समास। ठीक है, तो ये देखिए हमने लिटरेचर में भी लैंग्वेज की एक नई चीज़ सीखी। तो स्नेहाभिषिक्त मतलब स्नेह अभिव्यक्ति से युक्त, यानी कि वो प्यार अभिव्यक्त करती हुई उसकी वाणी जो है उसके कंठ यानी गले से गाने के रूप में निकल रही थी। हलचल मच जाती है मतलब जैसे ही वो गाना गाता है आसपास के सभी जगहों से बच्चों में हलचल मच जाती है। भाई खिलौने के नाम से हर बच्चा मचल जाता है, तो यही हुआ वहां पर। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती हैं। चिक क्या होती हैं, आपकी जो बांस की पतली पतली जो पर्दे नुमा बनी होती है ना, उनको चिक बोलते हैं। गर्मियों में पड़ती है, वो बहुत ठंडक देती है, मतलब उससे हवा आर पार हो सकती है, डस्ट नहीं आती है। और दूसरा ये है कि उनको अगर हल्का गीला कर दिया जाए तो बहुत ही ठंडी हवा, बाहर की गर्म हवा गर्मियों की, वो अंदर ठंडी होकर पहुंचती है। तो चिकों को उठाकर छज्जों के नीचे झांकने लगती हैं युवतियां, यानी कि जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को गोदी में लेकर छज्जों से झांक रही होती हैं। गलियों और उनके अंतव्यापी छोटे उद्यानों, यानी अंतव्यापी मतलब छोटे छोटे बगीचे बने होते हैं, बहुत छोटे में ही बहुत ज़्यादा छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उन्हें घेर लेता है। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है। मतलब जैसे ही उसको बच्चे घेर लेते हैं, जहां घेर लेते हैं वो वहीं बैठ जाता है और अपने खिलौनों की पेटियां खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो जाते हैं, मतलब बच्चे जो है खिलौने देख लेते हैं वो बहुत ही खुश और प्रसन्न हो जाते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं, मतलब घर जाते हैं दौड़ के और पैसे लेके आते हैं और खिलौने वाले से मोल भाव शुरू करते हैं। क्या पूछते हैं, इसका दाम क्या है, मतलब तोतली भाषा में बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं इसका दाम क्या है, तो बोलते हैं इसका दाम क्या है।
ऑल इचका, ऑल इचका है, मतलब इसका की जगह उनके मुंह से तोतली भाषा में क्या निकल रहा है, इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता है और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता है। यानी कि उनसे पैसे ले लेता है और बच्चे को जो भी खिलौना चाहिए होता है वो उठाकर उनको दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते हैं और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता है। खिलौने लेकर बच्चे अपने घर चले जाते हैं और बच्चा खिलौने वाला फिर अपनी पेटी उठाता है और गाना शुरू करता है। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता है और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। मतलब वो जो गाना गा रहा है, जिस गली में गाता जाता है उस गली के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसकी आवाज जाती है कि खिलौने वाला आया हुआ है। राय विजय बहादुर के भी एक दिन खिलौने लेकर घर आया। क्या हुआ, राय विजय बहादुर के बच्चे भी वो खिलौने लेकर घर आते हैं। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, चुन्नू मतलब दो बच्चे, विजय बहादुर एक व्यक्ति हैं, उनके दो बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू। जैसे वो भी घर से पैसे लेके गए और वहां जाकर खिलौने ले आए। अब खिलौने लेकर आए तो वो आपस में कैसे खेल रहे हैं देखिए। मेला घोला केचा चुंदल है, मतलब मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा छुंदल है, मतलब और मेरा भी कैचा सुंदर है। मतलब दोनों कहते हैं मेरा घोड़ा भी कितना सुंदर है और देखो मेरा भी कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका ये खेल निहारती रही। अब जब दोनों बच्चे देख रहे थे तो माँ बहुत खुश हो रही थी और खड़े होकर उन दोनों के खेलों को बड़े ध्यान से देख रही थी। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? अंत में क्या करती है कि वो दोनों को बुलाती है और पूछती है कि तुमने ये खिलौने कितने में लिए? मुन्नू बोला 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। मुन्नू क्या बोला, मुझे 2 पैसे में ये खिलौने वो देकर चला गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चित है। अब उसको ये कि भाई 2 पैसे में, इतने कम पैसे में इतने अच्छे खिलौने कैसे दे गया, मतलब सोच की बात है, क्या कारण है जो ऐसा दे गई। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। जरा सी बात थी, जरा देर के लिए उसने सोची और फिर उसके दिमाग से चली गई। वो काम में लग गई, क्योंकि ये ऐसी कोई बात थी कि हम दोबारा सोचते तो सोचने वो चीज भूल गई। वो मतलब तब भी ये चीज होता है ना कि हमारे दिमाग में रहा कि हाँ इतने कम पैसे में वो खिलौना आया था। 6 महीने बाद, अब जो ये खिलौने लिए गए थे इसके ठीक 6 महीने के बाद की फिर कहानी आती है। क्या हुआ, नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मतलब पूरे जो नगर है, शहर में, वहां पर एक मुरली वाला आया है, इसकी जो है बात फैल गई कि एक मुरली वाला आया हुआ है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। तो मतलब वो बहुत ही अच्छी मुरली बजाता है। इस लाइन का मतलब था कि वो मुरली वाला बहुत अच्छी मुरली बजाता है और बजा बजा के मुरली बेचता है, लेकिन वो भी सिर्फ 2-2 पैसे में। मतलब इतनी सस्ती मुरली दे रहा है और मुरली बजाकर भी सुना रहा है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। भाई जब ये बात फैली तो किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि भाई मैंने तो नहीं देखा, कैसा है मुरली वाला बताओ। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो उसने जो कद काठी बताई उससे तुरंत ही भाप कर दूसरा व्यक्ति बोला, ये वही तो नहीं है जो खिलौने बेचने आया था, कम पैसे में बच्चों को इतने अच्छे अच्छे खिलौने देकर चला गया था, कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं है। क्या वह पहले खिलौने बेचा करता था? तो अब क्वेश्चन उठा कि भाई अभी मुरली बेच रहा है, मतलब कि पहले खिलौने बेचा करता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा, पर भाई मैं वह एक उस्ताद है। तो उसने बोला कि जैसा तुमने आकार प्रकार बताया खिलौने वाला भी वैसा ही था। तो
तो ठीक है भाई होगा, लेकिन है उस्ताद। क्यों उसको उस्ताद बोला गया? क्योंकि वो बहुत ही सुंदर मुरली बजाता है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो क्या हुआ, फिर से वो आया कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह सुर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसको वही बात फिर से याद आ गई कि खिलौने वाला भी ऐसे ही बोलता था। तो उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। तो अब क्या होता है, बच्चों के लिए उसे मुरली लेनी थी, तो उसने क्या बोला कि जाइए आप जरा सा उस मुरली वाले को यहाँ बुला लाइए, हम मुरली ले लेते हैं, पता नहीं वो इस तरफ दोबारा आए ना आए। और ये दोनों बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं, लगता है कहीं खेलने निकल गए हैं, नहीं तो उन्हीं से मंगा लेती वो। तो उसने कहा आप जाकर बुला लाइए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? तो वो अखबार पढ़ रहे थे, अखबार लिए लिए चले गए दरवाजे पर और मुरली वाले से पूछे, कितने में देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी को सोथनी पैजामा ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हौफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। तो अब जब वो बोल ही रहे थे तब तक पीछे से बच्चों का एक झुंड दौड़ता हुआ आ रहा था, जब मुरली वाले से बोल रहे थे। तो क्या हुआ, जब दौड़ते आ रहे थे, किसी की टोपी गिर पड़ी, किसी का पैजामा छूट गया, किसी का पार्क में जूता छूट गया, मतलब पैजामा पकड़े जूता छूटे, भागते हुआ पूरा झुंड बच्चों का वहां पर आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी ले दे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, मतलब हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद घोटा बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी जा रहे हैं। तो भाई इतने सारे बच्चे जब बोलने लगे हम भी लेंगे हम भी लेंगे, तो बोला हाँ हाँ सबको देंगे, हम कहीं इतनी जल्दी लौटकर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा दम करके एक एक करके हम सबको देंगे। बेचने ही तो आए हैं और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57। क्या बोलता है वो कि हम ये मुरली बेचने ही तो आए हैं और मेरे पास कम नहीं है, एक दो नहीं पूरी 57 मुरली लेकर आया हूं मैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वो पैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। तो अब जब बच्चों के झुंड में जब विजय बहादुर बाहर आए थे, विजय बाबू, तो मुरली वाले से बात कर रहे थे, लेकिन बच्चे आ गए थे बीच में, तो बीच में बात कट गई थी। तो अब फिर से वो मुरली वाला किनसे मुखातिब होता है? फिर से विजय बाबू से मुखातिब होता है और बोलता है कि हाँ बाबूजी आप क्या बोल रहे थे? उन्होंने बोला ये मुरली में ऐसे तो 3-3 पैसे की है, लेकिन मैं आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। तो कहता है सबको तो इसी भाव से दे रहा है और मुझको ये कहकर मेरे ऊपर एहसान लाद रहा है कि मैं आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। दे तो सभी को 2-2 में रहा है और मुझको ये बात कहकर मेरे को एहसान बनाता है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। कहते तुम लोग ऐसे ही हो, तो तुम लोग सबको 2-2 में बोलोगे, लेकिन मेरे ऊपर एहसान लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो उसने बोला कि आप क्या जाने, आप ग्राहक, हर ग्राहक आता है मोल भाव करता है और जितना भी कम बताऊं उससे और कम ले जाने की कोशिश करता है। तो लेकिन लागत कितनी है भाई? जो लागत लगी है उससे तो थोड़ा कमा के ही व्यक्ति पैसा लेगा ना, तो हम वही करते हैं।
आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं ला पाएंगे सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी। तो उसने बोला कि मैंने पूरी 1000 मुरली बनवाई थी, तब मुझे ये एक मुरली का भाव 2 पैसे पड़ा था और मैं उतने में ही बेच रहा हूँ, और आप इससे कम में कहीं से भी लाकर नहीं दे सकते। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। तो उन्होंने कहा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 2 मुरली मेरे लिए निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको भी वही देंगे, ये लो। तो मतलब सब बच्चों को देते हुए ही वो सारी बातें बोल रहा है। मतलब सब बच्चे, जो बच्चे मांग रहे हैं उनको दे रहा है कि हाँ भैया बाबू तुम्हारे लिए ये मुरली है, तुम्हारे लिए वो मुरली है। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये ले लो तुम्हारे लिए। मैंने पहले ही यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले। तो उन्होंने बोला मैंने तुम्हारे लिए निकाल रखे थे, तुम्हें पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, तुम ऐसे ही ले लो। तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे, तुमको पैसे नहीं मिले तो मतलब अम्मा से तुमने ठीक तरीके से पैसे ना मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों पे लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। तो अब वो जैसे कुछ कोई ज्यादा पैसे लाके दे रहा है तो फिर उनको पैसे वापस कर रहा है। अब कोई 4 आने लाके दिया तो ये लो भैया दुअन्नी ले लो। तो आपको इस तरीके से वो वापस कर रहा था। मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। किसी की माँ के पास पैसे नहीं थे तो उसने कहा ठीक है तुम ले लो, अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली बारा फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मिलने वाली की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। मतलब बच्चों से इतनी अच्छी तरीके से बात करने वाला, पैसों को ज्यादा तवज्जो ना देकर बच्चों को ज्यादा तवज्जो देने वाला जो है फेरी वाला, आज से पहले कोई व्यक्ति नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा है। तो उसने बताया कि भला आदमी है, हो सकता है खाने की वजह। पेट जो ना कराए मतलब भूख के लिए आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। इस समय मुरली वाले का छीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई दे रहा था। छीण स्वर मतलब वो इस गली को छोड़कर, विजय बाबू की गली छोड़कर दूसरी गली चला गया था, तो दूसरी गली से धीरे धीरे मुरली वाले का स्वर सुनाई, छीण मतलब कमजोर स्वर सुनाई दे रहा था। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का ये मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। तो अब देखिए यहाँ मतलब था यहाँ पर स्नेह युक्त, ठीक है, स्नेह युक्त बातें, यानी कि जिसकी जो बात है उसकी बातों में स्नेह था, प्यार था उसकी बातों में। तो क्या हुआ, बहुत दिन तक जो है रोहिणी उस मुरली वाले को याद करती रही, और किस तरीके से वो बच्चों से प्यार से बात करता है ये भी याद करती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होने लगी। कई महीने बीत गए और मुरली वाला नहीं आया, और धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी जो स्मृति यानी कि उसकी जो याद रोहिणी के दिल में बसी थी वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। 8 मास बाद जब मुरली बेचने आया था, उसके 8 महीने बाद, पहले खिलौने बेचने आया, उसके 6 महीने बाद वो मुरली बेचने आया। मुरली बेचने के 8 महीने बाद वो फिर आया। क्या हुआ, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजना लुलंबित केश, मतलब जो हल्के से टपकते हुए, पानी टपकते हुए जो केश होते हैं ना, उनको बोलते हैं।
केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब वो सुखा रही थी, तुरंत उसके कान में आवाज पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। पहले खिलौने वाला, फिर मुरली वाला, और अब क्या बन के आया, मिठाई वाला। मिठाई, यहाँ मिठाई मतलब ये नहीं कि लड्डू पेड़ा, यहाँ मिठाई का मतलब था गोलियां, टॉफियां। पहले हम लोग को दुकानों में ऐसी टॉफियां नहीं मिलती थी, तो क्या था, वो अलग अलग मिलती थी। पहले तो इतनी शॉप्स भी नहीं होती थी गाँव वगैरह में, तो वो छोटी छोटी गोलियां बेचने आया था। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर कर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। वो तुरंत पहचान गई ये वही है, तुरंत दौड़कर आई, मगर उसके पति नहीं थे। तो अब वो कैसे बुलाती भाई, ये कल्चर था पहले कि औरतें जो है ना ऐसे निकल के नहीं जा सकती थी बाहर, घर में किसी बड़े बुजुर्ग का या पति का होना जरूरी था, वही बाहर के पराये मर्दों से बात करते थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में कहीं चलकर ठहराओ। मतलब उस मिठाई वाले को कमरे में चलकर ठहराओ, मैं इधर कैसे आऊं, कोई आता ना हो, जरा हट कर मैं भी चिक्की ओट्स में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे से आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। तो यहाँ पर क्या हुआ, दादी ने बोला से उसने कि आप जो है ना उसको बुला दीजिए, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, अब मैं कैसे आऊंगी, आप इधर बुला देना कमरे में, तो मैं चिक से झांक कर, जैसे इधर कमरे में आ गई तो वो चिक से, ये देखिए चिक से झांक कर देखती रहेगी और मिठाई ले लेगी। तो दादी माँ तैयार हो गई और उन्होंने तुरंत मिठाई वाले को आवाज दी, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ, ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, और इनके गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं, चपटी, गोल, पहलदार मतलब घेरेदार, पहलदार गोलियां, पैसे की 16 देता हूं। तो उसने बताया, गोलियों के इतने सारे गुण बताए और साथ में ये भी बताया कि इनसे जो है खांसी दूर होती है, और ये भी बताया कि मैं पैसे की कितनी देता हूं, 16 गोलियां देता हूं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है। उसने बोला, एक पैसे में 16 गोली दे दो। कहते 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दे दो। तो उसने बोला, 16 कम है, तुम 25 दो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी तो देता हूं, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। तो उन्होंने बोला, मैं इतना तो पहले ही दे रहा हूं, अब इससे अधिक ना दे सकूंगा दादी। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे लो। तो उसने बोला कि ठीक है, ये तो पहले ही सस्ती दे रहा है, आप 4 पैसे की ले लो। 1 पैसे में 16 दे रहा था, तो उसने क्या बोला, 4 पैसे की ले लीजिए। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। जब उन्होंने हामी भर दी तो मिठाई वाली मिठाई गिन गिन के देने लगा। भाई 1 की 16 आई, तो फिर 32 आएंगी, फिर उसके बाद कितनी आएंगी आपकी, 64 गोलियां आपके आई। तो वो 64 गोलियां गिनने में भी तो टाइम लगेगा। 2 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं 20 ही दो। अब दादी अभी भी मोल भाव में लगी हैं, वो कह रही है अच्छा ठीक है, तुम 25 ना दो, 20 दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता नहीं, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ज्यादा मोल भाव करना नहीं आता, अब तुम इतने ही दे दो। कहते हुए दादी ने पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी थी तो तुम हो नहीं। तो दादी वो सीधे बात नहीं कर सकती थी, तो उसने दादी से कहा इससे ऐसे पूछो, लेकिन उसकी आवाज तो मिठाई वाले के पास पहुंच ही गई। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। उन्होंने चेष्टा की लेकिन मिठाई वाला तो सुन चुका था। तो उसने बोला, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूं। तो उसने सीधे ही बोला, मैं पहली बार नहीं आया हूं, मैं और भी कई बार आ चुका हूं। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर आए थे? तो उसने बोला था पहले यही मिठाई बेचने आए थे या कुछ और लेकर। वो तो समझ गई थी, लेकिन ये चीज ये मिठाई वाले से बुलवाना चाहती थी, तो उसने इसीलिए ऐसे पूछा कि तुम पहले यही बेचने आए थे या कुछ और लेकर आए थे।
मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला। हर्ष मतलब खुश है, संशय मतलब कि थोड़ा सा शक हो रहा है कि मतलब इनको पहचान गई है, और विस्मय मतलब आश्चर्य कि मतलब मेरे आने जाने का भी कोई हिसाब रख रहा है। डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले भी खिलौने लेकर आया था। उसने सही सही बोल दिया कि इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, मतलब अब उसे और बातें पूछनी थी, वो मन से मचल उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है? तो उसने पूछा, ये जो व्यवसाय करते हो तुम्हें इसमें मिलता क्या है, क्योंकि तुम तो बहुत सस्ता बेच रहे हो। तो वो बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर का मिल जाता है, कहीं नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं सोचता भी हूं, सो कैसे वह भी बताओ। तो उसने बोला, मिलता इतना है कि खाने पीने को हो जाए, और कभी नहीं भी मिलता, लेकिन जो मिलता है वो है संतोष, और कभी कभी उससे भी कहीं ज्यादा सुख। तो उसने बोला कि अगर तुम्हें यही मिलता है तो वो कैसे मिलता है, मुझे तुम ये चीज बताओ। अब व्यर्थ उन बातों को क्यों चर्चा करूं? तो मिठाई वाला बोलता है, अब मैं उन बातों को की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। कहते अब मैं उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं वो बातें बोलूंगा तो आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा ना हो मिठाई मैं और भी ले लूंगी। तो उसने बोला कि जब तुमने इतना बताया है तो और बता दो, अब तुम बताओगे तो तुम्हारा समय जाएगा, तुम्हारा हर्जा होगा, नुकसान होगा, तो तुम्हारे उसके एवज में मैं तुमसे मिठाइयां और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाला बोला। अब वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गया, सीरियस होकर बोलने लगा। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मतलब बहुत अच्छे पैसे वाला, एक अच्छा सम्मान वाला व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था, मतलब मेरे घर पूरा संपन्न था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। मतलब उसकी एक स्त्री थी, 2 छोटे बच्चे थे, बाहर अगर इतना अच्छा वैभव मतलब धन संपत्ति थी, घर भी पूरा भरा पूरा था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मतलब मेरी स्त्री बहुत सुंदर थी और मैं उसे बहुत प्यार करता था। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, और बच्चे भी मेरे बहुत सुंदर थे जैसे कि सोने के खिलौने हों और वो सजीव हो उठे हों, मतलब उनमें जान आ गई हो। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, मतलब वो उछलते कूदते रहते थे तो क्या होता था, पूरा घर में शोर मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, मतलब समय की चाल और भगवान की मर्जी। अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, मतलब अब कोई नहीं बचा, अब मेरे जीवन में वो तीनों नहीं है। मैं प्राण निकालना चाहता हूं कि मेरे प्राण मेरे शरीर से निकल जाएं, पर मैं वो निकलते ही नहीं हैं। इसलिए अपने उन बच्चों को ही खोज में निकला हूं, वे अब अंत में होंगे तो यही ही आखिर। तो कहते अब मैं उन्हीं बच्चों को खोजने निकला हूं, क्यों? क्योंकि होंगे तो वो इन्हीं बच्चों के बीच में कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता हूं, घुल मिलकर मरता हूं। तो और जन्मे होंगे तो बच्चे बन के, इसीलिए ये सब बेचता रहता हूं और बच्चों के साथ समय बिताता हूं, और घुल मिलकर रहता हूं, लेकिन तब भी अंदर ही अंदर मरता रहता हूं, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अब कुछ नहीं है, वो नहीं है, ऐसे तड़प तड़प के मरने के मतलब मैं यहाँ पर बच्चों को खुश करके चीजें देकर संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूं। तो कहते क्या है, मेरे पास पैसे बहुत हैं, लेकिन जो नहीं है, बच्चों का सुख, उनका प्यार, वो मैं इस तरीके से घूम घूम के पा लेता हूं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। अब रोहिणी मिठाई वाले की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसुओं से तरती। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। तो उन्होंने बोला, अम्मा मिठाई दे दो।
तो वो बोले, मिठाई वाला तुरंत बोला लो मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। मतलब एक कागज का टुकड़ा लिया, उसमें वो गोलियां बांध कर उन चुन्नू मुन्नू को दे दिया। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। तो वो उठाकर चला गया। उसने बोला, अब मैं ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तो दादी बोली, भाई सामान दिया है तो पैसे लेकर जाओ। उन्होंने बोला, नहीं नहीं, पैसे लेकर जाओ। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मतलब दादी की बात उसने अनसुनी करके वो आगे चला गया और फिर से वही कहने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस तरीके से वो अपनी बात जो है बता गया कि उसको जीवन में कितनी तकलीफें थी, और साथ में वो रो भी गया, उसकी आंखें नम हो गई। तो यहाँ पर रोहिणी भी उनके बारे में जान पाई, जो बहुत समय से इस चीज के लिए उत्सुक थी कि आखिर ये व्यक्ति इतने कम दामों में चीजें क्यों बेचता है। क्योंकि उसे पैसे कमाने का लोभ नहीं था, वो बच्चों की खुशियां ढूंढ रहा था। अब बहुत सारे बच्चों में आकर अपने ही बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमने यहाँ पर खत्म किया। एक भावुक चैप्टर था। इसके प्रश्न उत्तर हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे थोड़ी देर में। थैंक यू।